तो अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास रेकरेंस यूज हो रही हो किसी कोड में, तो वो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं उसके, तो वो आज हम लोग वो देखेंगे। अब रेकरेंस होती क्या है? रेकरेंस क्या होता है कि अगर एक फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा हो, तो वो आपके रेकरेंस में आ जाता है। ठीक है, रिकर्जन आप उसको बोल सकते हैं, रेकरेंस बोल सकते हैं। लाइक जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल के फंक्शन में क्या होता है, अगर आप इसको फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लिखते हैं, ये प्रोग्राम आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पीएफ में भी, ऊप में भी, डेटा स्ट्रक्चर में भी सारी चीजें करके आ रहे हैं। तो फैक्टोरियल का फंक्शन अब काम कैसे करता है कि आप सिंपली यहाँ पे आपके पास अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप पहले 5 और देन उसके बाद 4, देन मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो एट दी एंड आपके पास फैक्टोरियल 5 का आ जाएगा। तो हर बार हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें एन की वैल्यू जो है वो कम से कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास हर दफा जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें एन की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो आपकी रिकर्जन ये होती है कि आपका फंक्शन जो था एफ ऑफ एन, वो अगेन बार बार कॉल होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपके जो फंक्शन, जो आपके पास रिकर्जन फंक्शन होगा, उसमें होगा क्या कि आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, जैसे भी आपके प्रोग्राम का सिनेरियो है। तो ये आपके पास रिकर्जन होती है। अब कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि रिकर्जन अगर हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी हो, तो देन वो कैसे होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड्स फॉर सॉल्विंग रिकर्जन, वो हमारे पास एक रिकर्जन ट्री होता है, देन आइटरेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद मास्टर थ्योरम है। ये 3-4 वेज हैं आपके पास जिसके थ्रू आप लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोड है। ठीक है, अब ये कोड है, इस कोड में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है और इस फंक्शन के अंदर अगेन वही फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि आपको ये जो कोड है ये रिकर्सिव एल्गोरिथम का कोड है। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो सारा एल्गोरिथम है, इसको आप कोड कह सकते हैं, इसमें आपकी रिकर्जन यूज हो रही है। एक फंक्शन इटसेल्फ अगेन अपने आप को ही बार बार कॉल करता जा रहा है और साथ साथ एन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पे। तो आपको ये रिकर्जन यहाँ पे यूज हो रही है। अब जहाँ पे भी रिकर्जन यूज होगी आपके पास, आपको अभी 3-4 मेथड बताए, वो 3-4 मेथड के थ्रू आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हम लोग रिकर्जन ट्री के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे कि रिकर्जन ट्री के थ्रू अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे एन को कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पास करेंगे इस फंक्शन में। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे अगर सपोज एन इक्वल टू 5, अब एन इक्वल टू 5 है, तो जो मेथड आपको कॉल होगा प्रिंट का, यहाँ पे आप लोग 5 जो वैल्यू पास करेंगे इस एन को, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का फंक्शन आप लोग वहां पे लिखेंगे कोडिंग में। देन जब ये पास होगा तो इफ एन ग्रेटर देन 5, एन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये ओके हो जाएगा। आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी सी आउट एन, और आपका एन जो भी वैल्यू होगी एन की वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एन -1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा उसमें वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। देन अगेन आपके पास 4 जो है प्रिंट होगा, और देन जो फंक्शन कॉल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। देन अगेन आपका 3 प्रिंट होगा। अब ये यहाँ पे इसका सारा वही प्रोसीजर जो बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, देन अगेन आपका 3 प्रिंट होगा और आपकी जो फंक्शन है वो 2 यहाँ पे अगेन कॉल होगा। देन 2 प्रिंट होगा और फंक्शन आप 1 के लिए कॉल होगा, 1 वैल्यू पे। देन 1 प्रिंट होगा और फंक्शन जो कॉल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। ठीक है, देन अब जब 0 हो जाएगा तो इफ एन ग्रेटर देन 0, इफ 0 ग्रेटर देन 0, आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी आउट की स्टेटमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपकी 5 टाइम जो है वो कॉल हुई है। ठीक है, 5 टाइम इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। देन 5 हमारे पास एक्चुअली था क्या, एन की वैल्यू भी हमारे पास 5 थी।
इट मीन जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे एन टाइम कॉल हुई है, और जो फंक्शन की स्टेटमेंट है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जो फंक्शन की स्टेटमेंट है वो आपकी n+1 टाइम कॉल हुई है। आपकी n टाइम कॉल हुई जब तक ये फंक्शन आपका ट्रू रहा, मीन्स के फंक्शन साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट करता रहा। एक दफा जब ये कॉल हुई उस वक्त n की वैल्यू आपकी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ये n+1 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका प्रिंट n जो है, प्रिंट की स्टेटमेंट n टाइम कॉल हुई है, और आपकी जो फंक्शन कॉल है वो n+1 टाइम है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं n+n+1, तो ये हमारे पास 2n+1 आ जाता है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर यहाँ पे जो मेन फंक्शन आपका यूज हो रहा है वो n ही है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको बिग ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई मसला हुआ आप लोगों को? तो ये था हमारे पास रिकर्जन ट्री। अब इसी तरह रिकर्जन, जिस तरह आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज हो रहा है जिसमें रिकर्जन यूज हो रही है, तो अब आप लोग ये करें कि आप लोग जिस तरह फैक्टोरियल का फंक्शन होता है, आप गूगल से सर्च करें, फैक्टोरियल का कोड फाइंड करें, और जब फैक्टोरियल में जहाँ पे रिकर्जन यूज हो रही होगी तो वहां पे आप लोग उसकी रिकर्जन ट्री के थ्रू आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें, ठीक है। तो वहां पे वन बाय वन आप लोग ये सर्च करते जाएंगे तो आपकी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक ये रिकर्जन ट्री था। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन हमारे पास वही एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम लोग रिकर्जन ट्री सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम लोग करके देख लेते हैं, तो आपके पास आंसर वही आना चाहिए। अच्छा, अताउर रहमान क्वेश्चन है आपका। सही है जो आपने कहा है कि प्रिंट n-1 n+1 जो है ना चलेगा। ये किस तरह चलेगा? जब सी आउट की स्टेटमेंट हमारे पास n टाइम चलेगी तो फंक्शन कॉल कैसे हमारे पास n+1 चल सकता अच्छा मैं बताता हूँ आप, यहाँ पे देखो आपकी सी आउट की स्टेटमेंट है ना, वो एन टाइम है। फंक्शन आपका जब आपका एन की वैल्यू 5 थी तब भी फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। जिस तरह हम लोग जब फॉर लूप यूज कर रहे थे, तो फॉर लूप में भी आपकी एक स्टेटमेंट थी जो कि जब वो फॉल होती थी तब भी वो एक्सिक्यूट होती थी। अब यहाँ पे ये चीज वही चीज समझो कि जब आपके पास एन की वैल्यू 5 थी तब भी फंक्शन कॉल होगा, देन एन की वैल्यू 4 है तब भी फंक्शन कॉल होगा, देन एन की वैल्यू 3 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू 2 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू 1 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एन की वैल्यू जब 0 है तब भी फंक्शन तो कॉल होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ये इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तभी हमें पता लगेगा कि उसके बाद जो इफ की स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर हम ये 0 वाला फंक्शन कॉल ही ना करें तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जो इफ के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगर फंक्शन हम काउंट करें कि फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, तो हमारे पास ये 6 टाइम कॉल हुआ है फंक्शन। ठीक है। तो जो हमारे पास n की वैल्यू थी वो 4 थी, तो हमारे पास ये n+1 टाइम कॉल हुआ, ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आया वो log बिग ऑफ n, आप इसको लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब यहाँ पे आपको इसी एग्जांपल को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप लोगों ने वन बाय वन चेक करना है कि आपकी, पहले हम लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन बनानी है।